अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन फॉर विद कस्टमर। आज का हमारा टॉपिक ये है और ये स्लाइड्स में जो हैं मैंने प्रिपेयर किए हैं और सारा IFRS 15 इसमें कवर हैं। तो इसका जो है मैं फ़ाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाद में अगर आपने वहाँ से सीखना हो या रिवाइज करना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन हमारे पास है इनकम अराइजिंग इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो सी कंपनी की जो भी है, फॉर एग्जांपल टेबल सेल करना है कंपनी ने और उनका एयर कंडीशनर फॉर एग्जांपल ख़राब हो जाए और वो उसको सेल करें तो उसकी जो सी रेवेन्यू होगी, उसकी जो इनकम हमें रिसीव होगी तो उसको हम एज अ रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम अदर इनकम का पार्ट बना लेंगे और अदर इनकम में वो हमारे पास इनकम आ रही होगी। ठीक है, इसलिए आप अक्सर जो है कंपनीज़ का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उठा के देखेंगे तो उसमें अदर इनकम जो है उसकी कोई इस तरह सेम मैनर कोई नहीं होता कि भाई थोड़ा सा वेरिएंस थोड़ा सा ही हो। अक्सर जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है या बिल्कुल कम होता है और अक्सर किसी में उन्होंने ऐसी कोई एसेट उन्होंने सेल किया हो तो उस ईयर में जो है एकदम इंक्रीज़ हो जाता है अदर इनकम। तो इसलिए जो है अदर इनकम में बहुत वेरिएंस आ रहा होता है। तो उसका रीज़न यही है कि कंपनी जो हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चीज़ें सेल करती हैं वो रेवेन्यू में जाती है और उसके अलावा जो है कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए, मतलब रैंडमली बेसिस पर और ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए और उनको सेल करना पड़ जाए कंपनी को, तो वो जो आ जाती है हाई वैल्यू होती है क्योंकि एसेट होता है हमारा, नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है अक्सर, तो वो इसीलिए जो है एकदम इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कोर प्रिंसिपल फॉर रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू हैं। ये कोर प्रिंसिपल, दो कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये अगर आपके माइंड में हों तो बेशक आप IFRS 15 आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको ये दो कोर प्रिंसिपल्स का पता हो तो 80 to 90% चांसेस हैं कि आप रेवेन्यू को करेक्टली ही रिकग्नाइज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है इनकम शुड बी रिकग्नाइज इन अ मैनर दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। इसका क्या मतलब है कि भाई कस्टमर को जिस मैनर में हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी मैनर में हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्विसेज जो हैं हम ज़्यादातर ओवर द टाइम हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कस्टमर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको हमने बोला है कि भाई 3 इयर्स तक हम जो हैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बेशक उनसे हम पेमेंट जो हैं वो उसी टाइम ले लें, एडवांस में ले लें, लेकिन उसको हम रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, उसको हम बल्कि 3 इयर्स पर डिवाइड करेंगे। अगर हम इक्वली जो है हम रेवेन्यू सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं ईयर 1 में भी, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी, तो उस केस में हम फिर उसको टोटल इनकम उसकी जो भी हो उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 के साथ और हर साल हमने उतनी ही रेवेन्यू रिकग्नाइज़ करनी है जितनी उस ईयर से जो है रिलेट करती है। ठीक है, तो इस कोर प्रिंसिपल का आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल पे चलते हैं। इनकम शुड बी रिकग्नाइज एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट द कंसिडरेशन द सप्लायर एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स और सर्विसेज। जितनी अमाउंट हम कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी अमाउंट हमें रिसीव होगी इन एक्सचेंज ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज, तो उतनी अमाउंट ही हमने रिकग्नाइज़ करनी है एज ए रेवेन्यू। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम जो हैं कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ 3 इयर्स का और जो है पेमेंट वो डिसाइड होता है कि हम बाद में देंगे, 3 इयर्स के बाद देंगे, तो उस केस में हमने जो है फर्स्ट प्रिंसिपल को कंसिडर करना है कि भाई हमने जिस मैनर में
प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, उसी मैनर में हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करें कि पहले साल भी कर लें, दूसरे साल भी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे साल में हमें पता लगता है कि भाई कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई है और बैंकरप्ट हो गई है, बंद हो गई है, तो और उससे जो इनकम आनी थी बाकी वो अभी और नहीं आनी, तो उस केस में हम फिर बाकी इनकम जितनी भी रहती हो उसको हम रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये इनकम हमें रिसीव ही नहीं होनी, जितनी हो गई है इंस्टॉलमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल पे कर रहे हो तो जितनी हो गई उतनी आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, जितनी नहीं होनी वो आप रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 स्टेप्स टू रिकग्नाइज रेवेन्यू। आपको आइडिया होगा कि IFRS 15 जो है हमें ये 5 स्टेप्स बताता है कि इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है या जो है नॉन बाइंडिंग है, इसको आपने पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। देन आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एक पैकेज है और 2-3 चीज़ें आप कंपनी जो हैं वो एक साथ ही कस्टमर को प्रोवाइड कर रही हैं, तो उस केस में हमने जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो 3 डिफरेंट गुड्स कह सकते हैं या सर्विसेज कह सकते हैं कि जो हम उस पैकेज में कस्टमर को डिलीवर करेंगे या प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम नाम दे देते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का। देन हमने क्या करना है, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, कि टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, टोटल वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस टोटल कितनी है, वो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। उसके बाद हमने ये करना है कि एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जो ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल है, हमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि भाई अगर एक एक करके हाँ कोई कंपनी चीज़ बेचती है तो वो ज़्यादा वैल्यू की होती है, लेकिन एक पैकेज करके बेचें तो वो एक डिस्काउंटेड वैल्यू में हमें रिसीव होती हैं। तो उस केस में हम उसको इक्वली एलोकेट नहीं कर सकते कि जितनी उनकी प्राइस होती है उतना हम एलोकेट कर दें हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। तो इसीलिए इस केस में हमने एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हमने जिस एक्सटेंट तक हम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ही हमने एलोकेट करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस को। इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, तो बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास 5वां स्टेप है रिकग्नाइज रेवेन्यू एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज़ सेटिस्फाइड, कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स डिलीवर करने का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और हमने वो गुड्स डिलीवर कर ली हैं, तो बेशक हमें जो है अमाउंट रिसीव ना हुई हो लेकिन हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज जो हैं हम प्रोवाइड कर लें तो उसके बाद हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर गुड्स जो हैं मोस्टली केसेस में होते हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, गुड्स उसी टाइम हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी टाइम हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेते हैं। और ज़्यादातर केसेस में सर्विसेज के केसेस में ओवर द पीरियड हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमने रेवेन्यू को भी ओवर द टाइम ही हमने जो है रिकग्नाइज़ करना है। बट इन सम केसेस सर्विसेज ऐसे भी हो सकती हैं कि हम उसी टाइम ही प्रोवाइड करें, तो आप उसी टाइम भी रिकग्नाइज एट अ पॉइंट इन टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें रेवेन्यू रिकग्निशन का डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं और इसमें देखते हैं कि रेवेन्यू हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कस्टमर ने मतलब हमें पैसे दे दिए हैं, अमाउंट पेमेंट कर दी है और वो अब नॉन रिफंडेबल है, तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस है एंटिटी हैज़ नो रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफ़र गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आपने मोबाइल लोड किया होगा, पैकेज लगाया होगा जिसमें हमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली पैकेज आप कंसिडर कर लें कि हमने इंटरनेट का मंथली पैकेज लगा लिया मोबाइल पर और उसकी जो है अमाउंट हमने पे कर ली है। अब उसमें अनलिमिटेड हमारे पास इंटरनेट है, बट उसका जो है वो
टाइम लिमिट जो है वो 1 मंथ का है, तो बेशक आपने उसमें फुली जो है उसकी सर्विसेज अवेल ना की हो, बट अगर टाइम कंप्लीट हो जाए तो कंपनी ने जो है अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वो मेट कर ली हैं, सेटिस्फाई कर ली हैं, ट्रांसफ़र कर लिया आपको, तो वो उसके बाद बेशक आपने सारे सर्विसेज अवेल ना किए हों, लेकिन कंपनी जो है अपनी वो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेगी आफ्टर 1 मंथ। ठीक है। दूसरा हमारे पास केसेस में होता है द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल, कि भाई कस्टमर के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और क्लॉज में हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख लिया कि भाई अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है पेमेंट, अगर बाद में टर्मिनेट होता है तो कोई पेमेंट जो है हम कस्टमर को वापस नहीं करेंगे। तो इस केस में अगर इन द मिडल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस टाइम पे सारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए तो उसी टाइम पे हम बाकी जितनी भी रेवेन्यू रिकग्नाइज करनी हो इन द फ्यूचर वो हम उसी टाइम ही रिकग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वही पैकेज की जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और उसमें हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन पहले करना होता है और उसके बाद हमने उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पर, कि उसके अकॉर्डिंग ही उसका हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें 1 पेन एंड जो है एक पेन है और एक कॉपी हम कंपनी जो है वो सेल कर रही है, और डिफरेंट उनकी अगर अब सिंगल अकेले करके देखें तो वो पेन की डिफरेंट प्राइस होगी और कॉपी की अलग कोई प्राइस होगी, लेकिन वो हमें इन डिस्काउंटेड प्राइस हमें एक साथ पैकेज में दे रही हैं कंपनी, तो उसकी टोटल प्राइस आप कंसिडर कर लें 10। उसमें जो है एक्चुअल अमाउंट जो है वो पेन की 3 है और कॉपी की आप कंसिडर कर लें कि 8 है। टोटल ये 11 बन जाता है, लेकिन कंपनी ने हमें जिस प्राइस पर सेल किया है वो 10 है, तो हम इसको प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं। उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम इसको पेन और कॉपी को हम एलोकेट कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्राइस पर के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसको जो है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास, उसमें अपने एक्चुअली ये देखना है कि पेन और कॉपी वो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं भी या नहीं है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट है या नहीं है। अब डिस्टिंक्ट के लिए हम क्या देखते हैं कि वो हम मतलब पेन की प्राइस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई पेन जो है वो डिफरेंट प्राइस है, कॉपी की डिफरेंट प्राइस है, तो इससे भी हमें पता लग सकता है कि डिस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है। दूसरा हमें इससे भी जो है हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कोई भी कस्टमर पेन जो है वो आके वो सिर्फ पेन भी ख़रीद सकता है, उसको ज़रूरी नहीं है कि साथ में कॉपी की भी ज़रूरत हो। तो अगर ये दोनों अलग अलग करके हम बेच सकते हैं सेपरेट करके, तो भी जो है ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम एक नहीं कह सकते, एक परफॉर्मेंस एप्लीकेशन नहीं कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डिफरेंट वो दूसरा जो टाइप है वो है कंटिंजेंट कंसिडरेशन का। कंटिंजेंट कंसिडरेशन, आप ये सपोज़ कर लें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने कस्टमर के साथ, लेकिन अमाउंट जो है वो कोई फ़िक्स नहीं है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने कोई कंडीशंस जो हैं वो रखी हैं कि ये कंडीशन मीट होगी तो मैं इतनी अमाउंट पे करूँगा, और अगर ये कंडीशन मीट होगी तो इतनी अमाउंट पे करूँगा। तो अमाउंट जो है पेमेंट उसकी कोई फ़िक्स नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कि हमें पता नहीं है कि रेवेन्यू हमने कितनी रिकग्नाइज़ करनी है। तो उस केस में अगर मल्टीपल आउटकम्स हो, 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स हों, तो उस केस में हमने यूज़ करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड आपको आइडिया होगा कि हम हर जो हैं जितने भी उसमें आउटकम्स हो सकते हैं, हर आउटकम को हम कंसिडर करते हैं और उसका एक एवरेज ले लेते हैं और उसको हम रेवेन्यू रिकग्नाइज उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है फॉर 2 आउटकम्स, कि हमारे पास 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो फॉर एग्जांपल 10 हो सकती है अमाउंट या 15 हो सकती है। ये 2 आउटकम्स हैं।
उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि उस केस में हमने देखनी है कि मोस्ट लाइकली अमाउंट क्या है, हमें क्या लगता है मोस्ट प्रोबेबल जो है, क्या लगता है कि कस्टमर कितनी अमाउंट हमें पे करेगा। तो उस केस में हम जाएंगे मोस्ट लाइकली अमाउंट की तरफ। अच्छा, इस केस में हमने रिवर्सल टेस्ट भी जो है ये FRS 15 हमें कहता है कि अप्लाई करना है। रिवर्सल टेस्ट क्या है कि हमने रेवेन्यू उसी केस में जो है सिर्फ रिकग्नाइज़ करनी है कि जिस केस में हम जो हैं प्रोबेबल हो और 80 to 90% हम श्योर हों कि ये जो है अमाउंट हमें रिसीव होगी फ्यूचर में। और अगर हमें ये प्रोबेबल ना हो और बहुत कम चांसेस हों कि ये अमाउंट रिसीव हो और हमें लगता हो कि ये जो है इन द फ्यूचर ये हमें रेवेन्यू जो हम आज रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इसको हमने फ्यूचर में रिवर्स करना है, तो उस केस में हम इस रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ नहीं करना। तो रिवर्सल टेस्ट भी हमने अप्लाई करना है इस केस में, वेरिएबल कंसिडरेशन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कैश कंसिडरेशन या बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन का आई होप आपको आइडिया होगा कि जिस केस में हम अमाउंट रिसीव नहीं करते, कोई पेमेंट रिसीव नहीं करते कस्टमर से, बल्कि हम गुड्स उनको सेल करते हैं और इन एक्सचेंज ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज हम उनसे कुछ और एसेट्स या गुड्स हम उनसे ले लेते हैं। तो उस केस में हमने कस्टमर से जो भी हमने गुड्स इन एक्सचेंज लिए हों, जो भी प्रोडक्ट लिए हों, जो भी एसेट्स हमने उनसे इन एक्सचेंज लिए हों, तो उसकी फेयर वैल्यू पर हम रेवेन्यू रिकग्नाइज़ करेंगे। उसकी फेयर वैल्यू जो होगी वो हमारी रेवेन्यू होगी, वही हमारी इनकम होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर अब क्या चीज़ है? अब इसमें यह है इंक्लूड कैश अमाउंट दैट एन एंटिटी पेज टू कस्टमर, इट विल बी ट्रीटेड रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। कोई भी केस में अगर वो कंपनी कोई अमाउंट कस्टमर को पे करती है और वो जो है परचेज़ प्राइस नहीं है जो हम पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स जिसको हम कह सकते हैं कि भाई हमने ये गुड्स मटेरियल हमने परचेज़ किया था, ये उसकी कॉस्ट है। अगर वो कॉस्ट नहीं है और उसके बावजूद हम कोई कंपनी जो है कस्टमर को कोई अमाउंट पे करती है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। जो उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी उसमें हम एज अ रिडक्शन उसको कंसिडर करेंगे, उतनी अमाउंट से हम वो ट्रांजैक्शन प्राइस को लेस कर देंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर में हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। इसकी डिफरेंट केसेस हो सकती हैं कि कंपनी ने कोई कस्टमर की डिमांड मीट नहीं की, तो उस केस में कंपनी को जो है इनकम वापस करनी पड़ी, पेमेंट वापस करनी पड़ी कस्टमर को। तो उस केस में भी वो उस अमाउंट को रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन प्राइस कंसिडर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लाइसेंस है। कोई कंपनी ने जो है लाइसेंस सेल किया है। अब उसमें दो किस्म के वो टाइप्स हैं हमारे पास हैं। एक तो राइट टू यूज़ है। राइट टू यूज़ क्या है कि कंपनी ने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है। अब नेटफ्लिक्स की जो मेंबरशिप हम अवेल करते हैं तो वो हमारे पास होती है राइट टू एक्सेस, कि हम सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स को हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो राइट टू एक्सेस अगर है तो उस केस में हम ओवर द पीरियड जो है हम रेवेन्यू रिकग्नाइज़ करेंगे, क्योंकि हम उनसे सर्विसेज ओवर द पीरियड ले रहे हैं। याद रखिए आप, पहला जो प्रिंसिपल मैंने बताया, तो पहले दो प्रिंसिपल कोर प्रिंसिपल के रिकग्नाइज रेवेन्यू इन अ मैनर दैट डिपेक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, कि जिस मैनर में हम नेटफ्लिक्स हमें सर्विसेज दे रहा है तो उसी मैनर में हम रेवेन्यू रिकग्नाइज़ जो नेटफ्लिक्स है वो रेवेन्यू रिकग्नाइज़ करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है राइट टू यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है नेटफ्लिक्स को ही जो है परचेज़ कर ले, तो उस केस में उसके पास आ गया राइट टू यूज़, तो एक दम ही उसके पास जो है ट्रांसफ़र जो है वो हो गई है। जो प्रोडक्ट है नेटफ्लिक्स वो उसके पास ट्रांसफ़र हो गया है, उसकी ओनरशिप जो है वो दूसरे बंदे के पास ट्रांसफ़र हो गई है। तो उस केस में कंपनी जो है वो रेवेन्यू को उसी टाइम भी रिकग्नाइज़ कर सकती है कि जिस टाइम उसने ओनरशिप दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दी है।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट टू यूज़ में। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑन रीपरचेज टर्म के entity has an obligation to repurchase on its original selling price treat as lease in accordance with IFRS 16 कि अगर कोई एसेट हमने परचेज़ किया है, कंपनी ने फॉर सेल किया है और उस कंडीशन पर सेल किया है कि ये हम 2 इयर्स के बाद हम इसको वापस इसकी जो भी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगी उस पर हम इसको वापस रीपरचेज़ करेंगे, तो उस केस में हमने इसको ट्रीट करना है एज़ पर IFRS 16। तो अभी हम IFRS 15 डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको अगर इन द फ्यूचर अगर हम IFRS 16 अगर हम डिस्कस करें तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने इसको ट्रीट करना है इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इफ़ द रीपरचेज प्राइस इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के फाइनेंसिंग अरेंजमेंट उसको हम कंसिडर कर लेंगे। अब ये क्या चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कस्टमर को जो है कोई एसेट हमने सेल कर दिया है और कंडीशन ये रखी जाती है कि भाई हम जो हैं आफ्टर 2 इयर्स जो हैं हम इसकी जो सी हम जिस प्राइस पर हमने इसको सेल किया है इस उससे जो है हम 20% या 30% हम जो हैं आपको ज़्यादा देंगे और रीपरचेज़ करेंगे उतनी प्राइस पर। तो उस केस में हम इसको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इसको ट्रीट करेंगे एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, इसको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे हमने लोन लिया है कस्टमर से और ये हमने वापस करना है, क्योंकि ये जो है जो जिस प्राइस पर हमने उसको सेल किया है वो प्राइस तो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन हमने जो प्राइस हमने वापस देनी है रीपरचेज़ के लिए वो जो है उससे 20 या 30% कम है या ज़्यादा है, तो उस केस में हम इसलिए इसको लोन ही कंसिडर करेंगे और उसको भी ट्रीट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16 ही। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स विद राइट टू रिटर्न गुड्स विल बी रिटर्न। तो जैसे वारंटी की सर्विसेज कोई कंपनी देती है तो उस केस में जो है हम कस्टमर को कहते हैं कि वो जो है आप रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो वो इन द फ्यूचर वो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी हो कि भाई इतना परसेंट जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस आएंगे तो उतना परसेंट सेलिंग प्राइस का उतना परसेंट हम जो हैं रेवेन्यू रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, जितना हमें लगता है कि भाई इतना परसेंट हमें जो रेवेन्यू है वो वापस रिवर्स करनी पड़ सकती है इन द फ्यूचर, तो उतनी हम रिकग्नाइज़ ही नहीं करेंगे। पास्ट प्रैक्टिस भी हम इसमें देख सकते हैं कि भाई कंपनी की पास्ट प्रैक्टिस क्या है कि रेवेन्यू का 20% या 30% जो है वो रिवर्स होता है और रिटर्न होते हैं प्रोडक्ट्स, कस्टमर रिटर्न कर देते हैं और इनको वापस पे करना होता है, तो उतने की हम प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये हमने अमाउंट ले तो ली है लेकिन अकॉर्डिंग टू IAS 37 हमने इसको वापस पे करना है इतनी अमाउंट को, तो इसलिए हम उसके प्रोविज़न जो हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न रिफंड लायबिलिटी, वही चीज़ IAS 37 के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट कर लेंगे। दूसरा इसमें हमारे पास केस आ जाता है कि गुड्स रिटर्न नहीं होंगे, तो जिस केस में हमारे पास गुड्स जो हैं हमें प्रोबेबिलिटी हो के रिटर्न नहीं होंगे तो उस केस में हम जो हैं रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स एज एन एजेंट। सेल्स एंड एजेंट का क्या मतलब है कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के लिए जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रही हैं, अब उसकी जो प्रोडक्ट्स की ओनरशिप है वो दूसरी कंपनी के पास है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए के पास है और कंपनी बी जो है उसके लिए वो प्रोडक्ट सेल कर रही है कस्टमर्स को, तो उस केस में जो है कंपनी बी को जो है वो मिलेगा कमीशन मिलेगा बी उसका, तो कंपनी बी जो है उस टोटल अमाउंट जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकती क्योंकि उसको ये अमाउंट मिलनी ही नहीं है इन द फ्यूचर, तो उस केस में वो जितना परसेंट उसको कमीशन जो है रिसीव होगा इन द फ्यूचर, जितना कमीशन वो अर्न करेगी तो उतना ही वो रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगी अपनी बुक्स में, वो जो है ट्रांजैक्शन प्राइस को अपनी रेवेन्यू नहीं कह सकती, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास वारंटी, वही सेम जो अभी डिस्कस किया है। एंटिटी प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट प्रोडक्ट विल कंप्लाई विद एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन। ऑब्लिगेशन जो है वो अवेलेबल है, तो उस केस में हम प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे एज़ पर IS 37। एडिशनल वारंटी दैट कस्टमर परचेजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो कोई वारंटी की सर्विसेज ना देती हो, लेकिन अलग से जो है वो वारंटी वो सेल करती हो कि भाई आप जो हैं सेल एसेट्स हमसे ले लें, लेकिन साथ में आप अगर ये वारंटी भी लेते हैं तो आपको जो है वारंटी की प्राइस जो है वो डिफरेंट होती है। और उनको कस्टमर को अगर एग्री कर लें कि भाई आप ये वारंटी भी अगर परचेज़ करती हैं तो उस केस में हम आपको ये प्रोडक्ट में कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो वो हम आपके लिए इन द फ्यूचर रिजॉल्व करेंगे। तो इस केस में कंपनी क्या कर रही है कि वारंटी को अलग से सेल कर रही है कस्टमर को, तो इसलिए सेलिंग प्राइस उसकी वारंटी की अलग होगी और ये भी उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इसलिए वारंटी सेल करने की जो अमाउंट है, जिस अमाउंट पे वो सेल कर रहे हैं, तो उसको भी वो एज अ रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो अभी बात की थी मैंने। ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है तो इसलिए इसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही हम कंसिडर करेंगे और इसकी भी अमाउंट हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू रिकग्निशन फॉर रियल एस्टेट कंपनीज़। जो भी कंपनी जो हैं, फॉर एग्जांपल DHA हो गया, बैरिया टाउन हो गया, जो भी ये कंपनीज़ हैं, ये क्या करती हैं कि हाउस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करती हैं और उसके बाद जो वो कस्टमर को सेल कर देती हैं। अब इस केस में जो है हमारे पास दो कंडीशन हैं। कंसिडरेशन विल बी रिसीव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद जो है कंसिडरेशन रिसीव होंगी। अब कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीशन ऑफ वर्क वो कितना टाइम ले सकती है उस पर डिपेंड करता है कि 1 ईयर अगर वो लेती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने वो रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। रेवेन्यू विल बी रिकग्नाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कस्टमर कंट्रोल एसेट एज इट इज़ क्रिएटेड, कि कस्टमर के साथ ऑलरेडी डिसाइड हो गया कंस्ट्रक्शन करने से पहले कि ये जो है कंप्लीट जब हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तब जो है अमाउंट रिसीव होगी और कस्टमर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट अगर अवेलेबल है तो उस केस में हम जो है ओवर द टाइम हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, बेशक कस्टमर जो है हमें बाद में पेमेंट करें। दूसरे केस हमारे पास है कंसिडरेशन विल बी रिसीव इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट के केस में मोस्टली ये होता है कि कस्टमर जो है वो हमें स्टार्ट से ही इंस्टॉलमेंट जो है वो दे रहा हो, आहिस्ता 1 मंथ मतलब पर मंथ हमें इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही हो। तो रेवेन्यू विल बी रिकग्नाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेस्ड मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। इसकी जो है एक अलग मेथड है रेवेन्यू रिकग्निशन का, इंस्टॉलमेंट बेस्ड मेथड उसको कहते हैं। और ज़्यादातर इस केस में ये होता है कि जितनी भी अमाउंट कंपनी स्पेंड करती हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन, तो वो अमाउंट जो है वो इनिशियली रिकग्नाइज कर लेती हैं अपने एसेट्स में एज डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। उसको जो है अपने करंट एसेट में उसके आ रहा होगा डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, वो इनिशियली वहाँ जो है रिकग्नाइज़ करती है। और जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है कस्टमर को जिस टाइम पर, क्योंकि स्टार्ट में उसने कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो हमारे पास जो है ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये हमारे रेवेन्यू है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। हमने कंस्ट्रक्शन पहले करनी है और जो है जब कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम जो है वो कस्टमर को जो है ढूंढेंगे और उसको जो है सेल करेंगे जो हाउस कंस्ट्रक्ट किया है कंपनी ने। तो उस केस में जो है वो इनिशियली रिकग्नाइज़ करेगा एज डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, और जब कंट्रोल जिस टाइम ट्रांसफ़र कर दे कस्टमर को तो उस टाइम वो रिकग्नाइज़ कर सकता है ये रेवेन्यू को। और रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज़ होगी, वहीं डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस से निकल कर जाएगी रेवेन्यू में। मतलब डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो
एलिमिनेट हो जाएगा उतनी अमाउंट से, और वही अमाउंट चली जाएगी रेवेन्यू में हमारे पास पीएनएल में। तो ये थी हमारी स्लाइड्स। आई होप आपको जो है फ़ायदा हुआ होगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।